हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास हमने पोजीशन वेक्टर बारे में डिस्कशन किया था और पोजीशन वेक्टर इन 3 डायमेंशन का डिस्कशन किया था। तो आज हम क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले समझते हैं डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, जस्ट डायरेक्शन कोसाइन से पहले मैंने ये डिस्कशन किया था कि 2 डायमेंशन में वेक्टर एक्सिस के साथ कैसे एंगल बनाते हैं। शायद याद होगा तुम लोगों को, ऐसे बनाया था कि सपोज मान लो एक ऐसा वेक्टर है तो एक्सिस के साथ क्या बना कैसे एंगल बनाता है। तो ये tan थीटा क्या लिखता है, अगर वेक्टर है ai प्लस bj तो tan थीटा हम क्या लिखते हैं b बाय और j कंपोनेंट का कोफिशिएंट बाय i कंपोनेंट का कोफिशिएंट। अब हम ये डायरेक्शन कोसाइन मतलब ये क्या है, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, एंगल मेड बाय 3D वेक्टर with axis x, y and z axis। तो इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन मतलब कोई 3 डायमेंशन में वेक्टर है, वो x, y, z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं उसको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। अब देखो उस एंगल को अलग टर्म में डिफाइन करते हैं, जैसे मैं समझाता हूँ। देखो सपोज ये तुम्हारा x एक्सिस है और ये है y एक्सिस, ये है z एक्सिस, ठीक है। तो एक वेक्टर है ऐसे, ये है कुछ r वेक्टर। तो ये वेक्टर x के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, y के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, z के साथ कितना एंगल बना रहे हैं। अब इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा क्योंकि ये 3 डायमेंशन है। मैंने ये बताया था कि 3 डायमेंशन कहीं पे भी होता है तो उसमें क्या करना पड़ता है, विजुअलाइज करना पड़ता है थोड़ा सा। अब देखो मैं 3 मार्कर है मेरे पास, तो समझाता हूँ इसे है क्या चीज। सपोज ऐसा है, ये तुम्हारा 3 एक्सिस है, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास डिस्कशन किए थे। 3 एक्सिस क्या होता है, अपने आपको परपेंडिकुलर होता है। सपोज ये मान लिया मैंने x एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस, ये क्या है z एक्सिस। तो ऐसा एक्सिस मान लिया मैंने, ठीक है। और एक वेक्टर ऐसा है, मतलब ओरिजिन से शुरू करके ऐसा है। अब ध्यान से देखो ये जो वेक्टर है तो क्या हो रहा है कि ये एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं, ये एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं और इसके साथ कुछ एंगल बना रहे हैं। सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। ये क्या है, x है, जो मेरे तरफ आ रहा है वो क्या है, x है, और ये क्या है, y है, ये क्या है, z है। अब ध्यान से देखो ये एंगल कुछ बना रहा है यहाँ पे, ये जो वेक्टर है x के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं और ये क्या है, y के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं और z के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं। अब देखो सपोज मैं लिखता हूँ क्या कि सपोज ये अल्फा एंगल बना रहे हैं किसके साथ, x के साथ, बीटा एंगल बना रहे हैं किसका, y के साथ, और ये पूरा एंगल कितना है, गामा है। तो अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय वेक्टर किसके साथ, विथ x एक्सिस, और बीटा क्या है, एंगल मेड बाय वेक्टर विथ y एक्सिस, और गामा क्या है, एंगल मेड बाय वेक्टर विथ z एक्सिस। मतलब ये जो वेक्टर है r वेक्टर x के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको कितना बोल रहे हैं, अल्फा बोल रहे हैं। y के साथ कितना बना रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, बीटा बोल रहे हैं। और z के साथ कितना बना रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, गामा बोल रहे हैं। अब ध्यान से देखो इसको कैसे निकालेंगे, हमारा पर्पस क्या है, तो ये अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालना है। और ये जो होता है कॉस अल्फा, जो अल्फा एंगल आएगा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये है तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइन। कभी भी क्वेश्चन में लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइन, इसको ही बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। मतलब अल्फा निकालना है हमको और उसे कॉस निकालना है, बीटा निकालना है, कॉस बीटा और कॉस गामा। अगर इन तीनों को निकालेंगे हम और इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब ध्यान से देखो हम कैसे निकाल रहे हो, इसका डेरिवेशन ऐसा कुछ जरूर नहीं है, बट समझ जाओगे तो याद रहेगा, नहीं तो याद रख लेंगे। अगर मान लो r वेक्टर मैंने ले लिया ai प्लस bj प्लस ck, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, x डायरेक्शन में कितना यूनिट है, a है, y डायरेक्शन में b है, z डायरेक्शन में कितना है, c है। तो ये जो वेक्टर बना है उससे जो कंपोनेंट क्या आ गया, और x डायरेक्शन में कितना है, a यूनिट है, यहां से यहां तो कितना है a, और यहां से यहां तो कितना है b है, और यहां से यहां तो कितना है c है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है ए बी सी तीनों यूनिट है। अब इसका हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे और अल्फा निकालेंगे बेसिकली। फिर से इमेजिन करो कैसे निकाल रहा हूं मैं, देखो
सपोज ये तुम्हारा वेक्टर है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये एंगल हमको चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, देखो क्योंकि 3 डायमेंशन है और उसको इमेजिन नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये है तुम्हारा एक्सिस, तो ये है तुम्हारा वेक्टर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट से इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ध्यान से देखो कैसे हो रहा है। इस वाले पॉइंट से जो वेक्टर का टिप है, यहाँ से एक्स एक्सिस को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो इसको मैं दिखा रहा हूँ कोऑर्डिनेट में, फिर से एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये है तुम्हारा जेड एक्सिस, ये है तुम्हारा एक्स, ये है तुम्हारा वाई। जो वेक्टर था वो कैसे था, ऐसे था, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, हमको चाहिए कितना हो जाएगा, देखो सपोज ये एंगल कितना है, अल्फा है, तो ये लेंथ कितना है तुम्हारा, ए लेंथ एक्स डायरेक्शन में ए लेंथ है, और ये मैग्नीट्यूड कितना है इसका, आर है। तो आर का मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हो, ये तो हमको पता है। तो ये जो वेक्टर है उसका लेंथ कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट होगा। तो यहां से देखो cos में क्या लिखेंगे, ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर और ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो सिमिलरली cos बीटा लिख सकते हो और cos गामा लिख सकते हो, एग्जैक्टली सेम टाइप का है। cos बीटा आ जाएगा b बाय मॉड r और b बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। cos गामा क्या हो जाएगा, देखो c बाय मॉड r और c बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो कैसे आया ये। तो ये ऐसे हो गया। अब देखो ये वाला एंगल चाहिए हमको इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, अल्फा है, तो ये लेंथ कितना ए है। तो इस वाले ट्रायंगल में कस इस वाले ट्रायंगल जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखो, इस वाले ट्रायंगल जो है मेरा हाथ में जो ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें क्या चाहिए हमको, cos अल्फा चाहिए। देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे, तो ये एंगल cos अल्फा है, तो ये बाय ये लेंथ cos हो जाएगा। सिमिलरली ये लेंथ देखो ऐसा, ये y के साथ एंगल है, तो ये एंगल कितना है, बीटा है। तो बीटा इस लेंथ में कितना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तुम्हारा। राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा कैसे डिफाइन करते हैं, परपेंडिकुलर सॉरी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये है बेस, ये है क्या b, और ये है हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली इसके साथ ये एंगल बना रहे, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो ये लेंथ कितना c है बाय ये हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा cos अल्फा cos बीटा cos गामा आ गया। अब ध्यान से देखो, तो हम अभी तक क्या डिस्कशन किए, अगर कोई वेक्टर है जिसका वैल्यू कितना है a b c, मतलब 3 डायमेंशनल वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो उसका cos अल्फा cos बीटा cos गामा हमने डिफाइन कर लिया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं लिखता हूं, क्या कर रहा हूं मैं, देखो इसको तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में नहीं आया भी तो याद रखना है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। cos अल्फा लिखना है तो क्या लिखोगे, x का कंपोनेंट और i का कोफिशिएंट बाय टोटल उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर का, और cos बीटा लिखना है तो y का कोफिशिएंट बाय वेक्टर का पूरा मैग्नीट्यूड, और cos गामा लिखना है तो k का कंपोनेंट बाय पूरा मैग्नीट्यूड। अगर मैं लिखता हूं यहां पे, ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, एक रिलेशनशिप आता है, उसको याद रखना है, इसीलिए मैं लिख रहा हूं। तो cos स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सिमिलरली cos स्क्वायर बीटा देखो कितना हो जाएगा, b स्क्वायर बाय, सिमिलरली cos स्क्वायर गामा कितना हो जाएगा, c स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो नीचे अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ऊपर कितना हो जाएगा, सब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो गया। तो ये रिलेशनशिप मिला जो कि याद रखना है तुम्हें, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना है, 1 है। तो ये बहुत बड़ा रिलेशनशिप है, याद रखना है, इसको हम यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो पहले इसको लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ेंगे, इसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे देखेंगे।
अब देखो, तो फाइनली हमने क्या डिफाइन किया, मैं पूरा लिख देता हूँ क्या क्या पढ़े अभी तक। तो अगर कोई वेक्टर है आर वेक्टर इजकल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है, तो कॉस अल्फा क्या लिखेंगे, ए बाय मॉड आर और ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस बीटा कैसे लिखेंगे, बी बाय मॉड आर। ये सारे याद रखना है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ दोबारा ताकि तो याद हो जाएगा। कॉस गामा कितना हो जाएगा, सी बाय मॉड आर और सी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और क्या रिलेशनशिप मिला मेरे को, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 है। तो ये रिलेशनशिप 3 डायमेंशनल वेक्टर के लिए वैलिड है। और अल्फा बीटा गामा तो पता है, अल्फा किसका रहता है, एंगल है, एंगल विद एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस, और ये क्या है, जेड एक्सिस, ठीक है। और एक रिलेशनशिप आता है, अगर पूछता है क्वेश्चन में कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होगा, इसका वैल्यू निकालना है। अब देखो कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। तो ये कितना, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो इसको भी याद रख सकते हो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना है, 2 है। तो इतना फॉर्मूला याद रखोगे तब हम इसको ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अब देखो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे इसको ऊपर। और एक रिलेशनशिप विषय में डेरिवेशन कर सकते हैं। देखो सपोज मैं बोलूंगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, सपोज मैं बोलूंगा कोई वेक्टर है आर वेक्टर, कितना है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, वेक्टर आर बाय मॉड आर। उसका मतलब क्या है, देखो वेक्टर आर क्या लिखेंगे, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के बाय मॉड आर कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये कितना आ गया, देखो ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट ओवर आई प्लस बी बाय जे प्लस सी बाय के। अब ध्यान से देखो, तो a बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस अल्फा। तो ये भी एक फॉर्मूला टाइप का आ गया, कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। तो ये यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला आ गया। अगर क्या चाहिए हमको, अगर तुम्हें कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा पता है या फिर डायरेक्शन कोसाइंस पता है तो डायरेक्टली हम यूनिट वेक्टर ले सकते हैं उसका। और कोई अगर ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा दिया रहेगा और वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, बोलेगा एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो वेक्टर लिखो, तो क्या लिखोगे, ये यूनिट वेक्टर हो गया और उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, देखो एक क्वेश्चन में लिखता हूं, फाइंड ए वेक्टर which makes equal angle with x, y, z axis and it has magnitude 10 यूनिट्स। ध्यान से देखो अब क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं, तो इसको तुम लोग क्वेश्चन करना है अभी। तो ये बोलेगा वेक्टर है जिसका क्या है,
इक्वल एंगल बना रहा है किसके साथ, एक्स वाई जेड के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, बट उसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 यूनिट्स है, मैग्नीट्यूड कितना 10 है और इक्वल एंगल बना रहे हैं। तो अगर इक्वल एंगल बनाएगा उसका मतलब है cos अल्फा cos बीटा cos गामा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि cos अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है एंगल विद x, बीटा एंगल विद y, गामा क्या एंगल विद z। अगर तीनों का एंगल सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना है 1 है। तो अगर तीनों सेम है तो क्या लिख सकता हूं मैं 3 cos स्क्वायर अल्फा कितना है 1 है, तो cos स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 1/3, तो cos अल्फा कितना हो गया 1/√3 इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा, तीनों तो बराबर है। अब हमको क्या चाहिए, ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या चाहिए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 10 यूनिट्स है, तो उसका अगर पूरा वेक्टर चाहिए तो क्या लिखेंगे, अगर r वेक्टर में लिखता हूं तो क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ r इनटू यूनिट वेक्टर r का, बट हमको यूनिट वेक्टर लिखना आता है, कैसे लिखेंगे, ये यूनिट वेक्टर, ये तो हम लिख चुके हैं ऐसे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ r कितना है 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में, यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j प्लस cos गामा के कैप, तो 10 इंटू cos अल्फा कितना 1/√3 i प्लस 1/√3 j प्लस 1/√3 k, तो ये कितना हो जाएगा 10/√3 i प्लस 10/√3 j प्लस 10/√3 k। तो ये हो गया क्वेश्चन, वेक्टर हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको देखो और एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको बनाना है, तुम लोग बनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड ए वेक्टर and makes 60 degree with x-axis, equal angle with y and z-axis। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन समझा देता हूँ, ट्राई करो 2 मिनट, 1 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ। ये बोले वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, और क्या है इसका 60 डिग्री किसके साथ बना रहे हैं, x के साथ बना रहे हैं, और y z के साथ इक्वल बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबके साथ 60 डिग्री बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्या है 60 डिग्री विद x एक्सिस एंड इक्वल एंगल विद y एंड z एक्सिस, मतलब y z के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं, सिर्फ x के साथ 60 डिग्री बना रहे हैं, तो उसका वेक्टर निकालना है। करो 1 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट दे रहा हूं, आ जाएगा आंसर, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तुम्हारा पर्पस क्या है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा निकालना है। अगर एक बार तीनों का निकाल दिए फिर तो यूनिट वेक्टर लिखेंगे, फिर हम टोटल वेक्टर लिखेंगे। ट्राई करो। हो गया, देखो कैसे कर रहे हैं। तो बोले वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना 10 है, तो हमको डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे कहाँ से, cos अल्फा से, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना 1 है। अब देखो इक्वल एंगल है तो y एंड z, तो दोनों को हम सेम मान सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे cos स्क्वायर अल्फा में क्या लिखेंगे cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर बीटा
प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 है। कॉस स्क्वायर 60 कितना है, कॉस 60 1/2 तो 1/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर बीटा कितना 1 है, तो 2 कॉस स्क्वायर बीटा कितना है 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4, तो कॉस स्क्वायर बीटा कितना हो गया 3/8, कॉस बीटा 3/8 का रूट ओवर। तो अब यूनिट वेक्टर लिखो, वेक्टर का हमको वेक्टर चाहिए इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड कितना है 10 है दिया हुआ है, 10 इनटू यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गामा k कैप, तो cos अल्फा कितना है 1/2 i प्लस cos बीटा और cos गामा दोनों सेम है, रूट ओवर 3/8 j प्लस 3/8 का रूट ओवर k, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन का कोई क्वेश्चन आएगा बना सकते हो। अब आ जाओ हमारा क्यूब का, सपोज ऐसा क्यूब दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है क्यूब का, इसको ट्राई करो। सपोज ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये x है, ये z है, ये क्यूब है, साइड कितना है a है, तो मैं पॉइंट दे रहा हूँ a है, ये मान लो b है, तो फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी वेक्टर, ट्राई करो, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले क्या करना है, क्यूब का कोऑर्डिनेट लिखो, सबका लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ए और बी का लिख लो क्योंकि हमको ए बी वेक्टर चाहिए, फिर उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। लिखो अब देखो, तो b का कोऑर्डिनेट लिखो, b का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे a, 0, क्योंकि x एक्सिस में, a का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे yz प्लेन में, तो x तो 0 है, ये कितना a, तो a b वेक्टर लिखना है, a b वेक्टर क्या लिखेंगे, तो हमको पता है पोजीशन वेक्टर किसका b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, तो b का पोजीशन वेक्टर कितना हो गया a i क्या माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a कितना है a j प्लस a के, तो ये कितना हो जाएगा ए आई माइनस ए जे माइनस ए के, तो हमको वेक्टर मिल गया। अब डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो क्या लिखेंगे cos अल्फा क्या लिखेंगे a बाय पूरा मैग्नीट्यूड कितना है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा a बाय रूट ओवर 3a, तो कितना 1/√3। सिमिलरली cos बीटा क्या लिखेंगे माइनस है, j का कोएफिशिएंट कितना माइनस है, बाय नीचे कितना है रूट ओवर 3 है, तो ये माइनस 1/√3। सिमिलर cos गामा माइनस a बाय रूट ओवर 3 है, तो ये कितना है माइनस 1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइन कितना हो गया cos अल्फा cos बीटा cos गामा, तो कितना 1/√3 माइनस 1/√3 माइनस 1/√3, ये आंसर है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्वेश्चन हो गया। इसका ऐसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो बना सकते हो। बेसिक तुम्हें समझ में आना चाहिए कि डायरेक्शन क्वेश्चन हम कैसे निकाले और फॉर्मूला याद होना चाहिए। और cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना है 1 है। अगर कई बार साइन पूछता है तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा कितना है 2 है। ये दोनों याद रखना है तुम्हें। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पढ़ने वाला है अभी।
अगर कोई बोलता है वेक्टर का मैक्सिमम चीज क्या यूज करेंगे हम फिजिक्स में, तो अभी जो पढ़ेंगे वो ये जो पढ़ेंगे इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इसको मैक्सिमम यूज करेंगे वेक्टर में। अब देखो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, इतना इंपॉर्टेंट है जिसका तो इंपॉर्टेंस आगे पता चलेगा। अगर इसमें कंफ्यूजन रहेगा तो पूरा फिजिक्स में कंफ्यूजन रह जाएगा। अब देखो ये कंपोनेंट होता क्या है, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, अब इसको अच्छे से समझो कैसे हो रहा है। सपोज अब इसको क्या करते हैं, एक वेक्टर दिया हुआ है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कोई वेक्टर का एक्स डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड दिया है, वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड दिया है, हमको वेक्टर बनाना आता था। अगर मैं बोलूंगा एक वेक्टर है जिसका एक्स डायरेक्शन में कितना है 10 यूनिट्स है और वाई डायरेक्शन में 5 यूनिट्स है, तो उसका वेक्टर क्या लिखेंगे, ऐसे में पहले पढ़ चुके हैं, तो क्या लिखो 10i प्लस 5j, है कि नहीं है। तो इसको बोलते हैं कंपोनेंट, मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना यूनिट है इसको बोलते हैं कंपोनेंट। इसको क्या बोलेंगे, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है, ये 10 क्या है तुम्हारा एक्स कंपोनेंट, और 5 क्या है तुम्हारा वाई कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब कोई भी वेक्टर का एक्सिस के अलग कितने मैग्नीट्यूड है और कितना लेंथ है उसको बोलते हैं कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट का मीनिंग समझ में है, कंपोनेंट मतलब कोई भी वेक्टर है उसका एक्स डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है उसको क्या बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है उसको क्या बोलेंगे वाई कंपोनेंट, जेड डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है उसको क्या बोलेंगे हम जेड कंपोनेंट, ठीक है। तो कंपोनेंट मतलब कोई भी वेक्टर का एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में हमको लेंथ निकालना है उसको बोलते हैं कंपोनेंट, ठीक है। तो पहले 2 डायमेंशन की बात करते हैं, फिर हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे, ठीक है। सपोज मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक वेक्टर है और इससे कुछ मैग्नीट्यूड दिया है सपोज आर और ये एंगल दिया हुआ है अल्फा, ठीक है, और थीटा। तो अगर हमको चाहिए कि ये आर वेक्टर है, फाइंड, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, और फाइंड क्या है कंपोनेंट ऑफ आर, हमको चाहिए कंपोनेंट ऑफ आर। कंपोनेंट ऑफ आर मतलब 2 कंपोनेंट आएगा क्योंकि 2 है एक्स और वाई, ठीक है। अब सोचो कि वेक्टर का जो कंपोनेंट कैसे निकालते हैं बहुत इजी तरीका है। सोचो इस वेक्टर कैसे बना होगा कि 2 वेक्टर का एडिशन किया होगा, कैसे, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऐसे, तो ये लेंथ और ये लेंथ इसको अगर जोड़ देंगे तो ये वेक्टर मिलेगा ट्रायंगल के हिसाब से। सपोज मैं नाम दे देता हूँ, ये ओ है, ये पी है और ये पॉइंट कितना है क्यू है, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ आर ओ क्यू को क्या लिखेंगे, ओ क्यू जो वेक्टर है और ओ क्यू जो लेंथ है उसको क्या बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग कौन से डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन, और क्यूपी को क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, कंपोनेंट मतलब मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग वाई डायरेक्शन, क्योंकि ये जितना होगा यहां हम पैरेलल उतना ही ड्रा कर सकते हैं क्योंकि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पर्पस क्या है, ओ क्यू और क्यू पी दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है कैसे निकालेंगे, देखो ट्रायंगल लगा दो, ट्रायंगल लगा दो या पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, cos थीटा क्या लिखेंगे, इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या लिखेंगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है ओ क्यू बाय ओपी और ओ क्यू बाय आर, तो ओ क्यू कितना हो गया आर cos थीटा, ठीक। सिमिलरली sin थीटा क्या लिखेंगे, देखो QP बाय OP और QP बाय R, तो और QP कितना हो गया R sin थीटा। तो हम क्या बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ R अलग एक्स डायरेक्शन कितना हो गया R cos थीटा और ये क्या है R sin थीटा, ठीक। अब ध्यान से देखो जो बता रहा हूं, ये तो हमने निकाल दिया ऐसे इसी वेक्टर का दिया हुआ है क्योंकि हाँ, और यहाँ पे एंगल किसके साथ है एक्स एक्सिस के साथ है, तभी यहाँ पे cos थीटा sin थीटा आ रहा है। तो ऐसे कभी याद मत रखो कि एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है r cos थीटा, y डायरेक्शन में होता है r sin थीटा, बहुत सारे बच्चे ऐसे याद रखते हैं तो गलती होता है हमेशा,
ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे देखो, ये ट्रिक अगर याद रख लोगे तो तुम्हारा कभी गलती नहीं होगा। सपोज एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लेंथ कितना L। अब एक चीज में याद रखना है इसको, अगर ये एंगल थीटा है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा L cos थीटा, और ये लेंथ कितना हो जाएगा L sin थीटा। ये चीज याद होना चाहिए दिमाग में, हमेशा क्लियर होना चाहिए। और ये एंगल कितना थीटा है, ये कैसे आएगा, कोई यहीं से आया, ये मैंने R लिया था और यहाँ पे cos थीटा ले लेंगे। cos थीटा क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर, ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा L cos थीटा, ये क्या L sin थीटा। कैसे याद रखेंगे देखो, अगर कोई साइड लेंथ है कि एंगल के साथ जो है वो क्या है cos है, एंगल से परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, और एंगल के सामने जो है क्या sin है, ऐसे याद रखो। ये क्या है, लेंथ विथ एंगल, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, याद रखने का तरीका है। ठीक है, एंगल लेंथ एंगल विथ एंगल, जिसके एंगल के साथ में जो है, एंगल के पास वाला है, उसका नजदीक वाला जो है वो क्या है cos है, और उसका सामने वाला जो क्या है sin है। ऐसे करके याद रखो तो कंपोनेंट निकालना इजी हो जाएगा तुम्हारा काम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऐसे ये r है तो ये थीटा है, तो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे यहाँ पे r cos थीटा, और ये क्या लिख देंगे r sin थीटा। तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, cos sin करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली हम लिख लेंगे। ठीक है, तो अगर वेक्टर लिखना चाहोगे r वेक्टर तो क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा I प्लस r sin थीटा z, तो ये हो जाएगा वेक्टर। ठीक है, अब देखो, अब उसका एप्लीकेशन कर रहा हूं। देखो सपोज मैं लिखूंगा एक वेक्टर है, समझो पहले कैसे हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड a है और ये एंगल थीटा है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, तो अगर ऐसा थीटा एंगल दिया है, अब यहाँ पे कंपोनेंट लिखेंगे x डायरेक्शन में, क्या लिखोगे a cos थीटा नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना था थीटा था x के साथ, यहाँ पे एंगल किसके साथ है y के साथ। तो इसलिए ऐसे याद रखो, ये थीटा का साइड वाला जो रहेगा वो क्या है, वो है cos। ये क्या है ना, थीटा का साइड वाला जो लेते हैं वो क्या है cos है, उसे परपेंडिकुलर जो है क्या sin है। तो उसका मतलब क्या कि अगर ये ऐसा है तो इस वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा a cos थीटा, और ये वाला जो परपेंडिकुलर वाला कितना हो जाएगा, दूसरा वाला कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब क्या है, ये जो है ये है, तो ये कितना a sin थीटा। ठीक है, अगर वेक्टर को लिखना चाहेंगे तो वेक्टर को क्या लिखेंगे, देखो a वेक्टर इक्वल टू x की डायरेक्शन में कितना a sin थीटा I प्लस a cos थीटा j। अब ध्यान से देखो, कई बार बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने ऐसे याद रखते हैं कि x डायरेक्शन में cos होता है, y डायरेक्शन में sin होता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया। देखो तो ऐसा याद रखो कि पहले लेंथ निकालते हैं, फिर हम एक्सिस में दिखाएंगे। लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, वही है कि जो एंगल का साथ वाला क्या है cos है, और उससे जो परपेंडिकुलर क्या है sin है। देखो और दो तीन करके दिखाता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे कंपोनेंट निकालने। देखो सपोज ऐसा वेक्टर है यहां पे, ठीक, और ये है 10 यूनिट और ये है 60 डिग्री। बोलेंगे इसको कंपोनेंट में लिखो और आईजे फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। और एक चीज ध्यान में देखो, कभी भी कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है, तो वेक्टर का क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। टेल के पॉइंट में कंपोनेंट निकालते हैं, कभी हेड का पॉइंट में नहीं निकालेंगे। क्या करेंगे, टेल का पॉइंट में दो परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे बनाए हुए, जिस पॉइंट में टेल है उस पॉइंट में क्या करेंगे, दो परपेंडिकुलर ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख रहा हूं, टू परपेंडिकुलर लाइंस at point of tail। तो ये कंपोनेंट निकालने का तरीका है, जैसे जैसे तरीका बता रहा हूं ऐसे याद रखोगे, कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे निकालना हमको, तो ये एंगल 60 है, तो पहले कर लेते हैं, ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये एंगल का साथ वाला ये कितना होगा 10 cos 60, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में। और ये ऐसे करो, ये कितना 10 sin 60, तो 10 cos 60 कितना हो जाएगा 10 × 1/2 कितना 5
ये कितना 10 इंटू रूट ओवर 3/2, तो ये कितना 5 रूट ओवर 3। अब इसको अगर वेक्टर में लिखेंगे, सपोज ये वेक्टर बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर क्या लिखेंगे, देखो एस के डायरेक्शन में कितना है, इधर के डायरेक्शन में कितना 5 है, बट कौन सा नेगेटिव एक्स में, नेगेटिव एक्स में कितना -5 आई, और ये क्या नेगेटिव वाई में -5 रूट 3 जे। समझ में आ गया। और एक कर रहा हूं, देखो 2-3 करने के बाद समझ में आ जाएगा। सपोज ऐसा है, ये सी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है मान लो 20 और ये एंगल मान लो 30 डिग्री। अब इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है और आईजे फॉर्मेट में लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखो सेम चीज है। ये वाला साइड क्या है, पहले तो देखो ओरिजिन में यहाँ पे दो परपेंडिकुलर लाइन ऐसे बना लेते हैं, और ये वाला लाइन कितना हो जाएगा अगर इसको ऐसे लाइन करेंगे, 20 cos 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 sin 30। अब लिखेंगे हम, देखो सी वेक्टर क्या लिखोगे, एक्स के डायरेक्शन में कितना है 20 sin 30, माइनस में है तो -20 sin 30 आई, और वाई के पॉजिटिव है 20 cos 30 जे, तो -20 cos sin 30 कितना हाफ, तो -10 आई प्लस 10 रूट 3 जे। तो ये हो गया हमारा सी वेक्टर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखो और लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कैसे कंपोनेंट निकालते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो और एक दो मैं करके दिखाता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे। सपोज मान लो कि ऐसा एक वेक्टर है, ये 10 यूनिट्स है, सी वेक्टर है और ये एंगल 30 डिग्री है। तो मैंने क्या बोला था, कंपोनेंट निकालने के लिए क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। टेल के पॉइंट में दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, या फिर वेक्टर का टेल क्या होना चाहिए, ओरिजिन में होना चाहिए कंपोनेंट ड्रा करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर कंपोनेंट ड्रा कर लेंगे कॉस साइन करके गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हेड है। इसे पहले मैंने जो भी लिया था क्या लिया था, टेल लिया था ओरिजिन पे। तो तुम्हें क्या करना है, टेल में ओरिजिन लेना है, ठीक है। और वेक्टर को शिफ्ट करके वेक्टर के टेल को ओरिजिन में लेकर आ सकते हो। देखो कैसे, इसको अगर मैं शिफ्ट करूंगा, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करूं, ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। वेक्टर तो पैरेलल शिफ्ट हो सकता है, और ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30। तो इसका दो कंपोनेंट कैसे आ जाएगा, एक ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा। देखो कैसे हो रहा है, ये 10 है तो ये कितना 10 cos 30, ये कितना 10 sin 30। cos क्यों लिया, ये एंगल का साथ में cos है, ये परपेंडिकुलर है, sin है, तो वेक्टर क्या लिखेंगे, और ये माइनस एक्स का डायरेक्शन -10 cos 30 i -10 sin 30 j।
ध्यान से समझो। और एक कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तुम्हें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा नहीं तो। सपोज ऐसा वेक्टर है, ट्वेंटी यूनिट्स है और ये एंगल है मान लो 60 डिग्री। अब इसे कंपोनेंट निकालना है, तो ये तो कोई ओरिजिन में नहीं है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन में शिफ्ट करना पड़ेगा। पहले कैसे शिफ्ट करेंगे, देखो इसको मैंने ऐसे शिफ्ट किया ओरिजिन में, बट अभी शिफ्टिंग खत्म नहीं हुआ। ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि अब इसका क्या हेड है ओरिजिन में, तो हमको क्या चाहिए, टेल होना चाहिए ऐसे। तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60। अब इसका कंपोनेंट निकाल सकते हो, तो कंपोनेंट निकालने के लिए क्या पहले पता होना चाहिए, टेल ओरिजिन में होना चाहिए। तो इधर एक हो जाएगा और इधर एक हो जाएगा, तो ये कितना है मैग्नीट्यूड कितना 20 था, तो इधर वाला लेंथ कितना हो जाएगा बताओ, ये एंगल के साथ में ठीक कितना 20 cos 60, ये कितना हो जाएगा 20 sin 60। अब वेक्टर क्या लिखेंगे, देखो 20 cos 60 कौन सा डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स का आई क्या नीचे, -20 sin 60 जे क्या, बस हो गया, cos 60 हाफ हो जाए तो 10i -10√3 जे हो गया। और एक लास्ट कर रहा हूँ, फिर तुम लोग करेंगे उसके बाद। कैसे हो रहा है देखो, इतना सर मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि तो समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है इसमें, नहीं तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें। सपोज ऐसा वेक्टर है, कुछ भी वेक्टर लेता हूँ मैंने यहाँ पे ले लिया ऐसे, और ये एंगल मान लो 30 डिग्री लिया और ये 20 है, ये सी वेक्टर है मैग्नीट्यूड। अब इसे कंपोनेंट निकालना है, तो पहला चीज क्या है कि तो ऐसे पॉइंटेड है, इससे मतलब आरो हेड है, हमको क्या करना है टेल होना पड़ेगा। तो टेल को पहले लेके जाओ, तो इसको पैरेलल शिफ्ट करो, कई तरीके से शिफ्ट कर सकते हो। पहले ऐसे शिफ्ट करके फिर इधर शिफ्ट करेंगे, ये भी हो सकता है, या फिर पहले इस पॉइंट में शिफ्ट करके, अगर इसको मैंने पैरेलल ऐसे शिफ्ट कर दिया तो ये एंगल 30 है, तो ये एंगल 30 है। तो बट हमको क्या चाहिए, ओरिजिन में चाहिए, यहाँ तो ले सकते हो, नहीं तो एम भी बना सकते हैं। इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, या फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये एंगल 30 है, तो ये एंगल कितना है 30 है। तो इस वाला जो लेंथ होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये जो लेंथ होगा ये कितना हो जाएगा 20, एंगल के साथ बार है cos 30, इधर वाला कितना हो जाएगा 20 sin 30। ठीक है, अब वेक्टर क्या लिखेंगे देखो, तो 20 sin 30i x के डायरेक्शन में प्लस 20 cos 30j, तो ये कितना हो जाएगा 10i प्लस 10√3j। तो ये हो गया वेक्टर। आई थिंक क्लियर हो गया। एक दो और करो, खुद से करो पहले, स्टार्टिंग से मैं धीरे धीरे करके बता रहा हूँ। सपोज ऐसा है वेक्टर है 5 यूनिट्स है, ये 30 डिग्री है, इसको लिखो कैसे आएगा, खुद से करो ताकि समझ में आएगा, साथ में करो। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ऐसे वेक्टर है, ये 60 डिग्री है, ये 20 यूनिट्स है, इसका वेक्टर लिखो। और एक पहले छोटे छोटे दे रहा हूँ, फिर बड़े बड़े बढ़ाएंगे क्वेश्चन का लेवल। मान लो ये एंगल है 45 डिग्री, ये 10 यूनिट्स है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये तुम्हारा सी वेक्टर है। ठीक, अब तीनों का लिखो, 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, कंपोनेंट बना के लिखो कैसे होगा।
अब देखो करते हैं। तो ये तो इजी है, तो एंगल के साथ है ये कितना हो जाएगा 5 cos 30, एंगल के साथ में ये कितना हो जाएगा 5 sin 30। तो इसको क्या लिखेंगे 5 cos 30i प्लस 5 sin 30j। तो cos 30 की क्या वैल्यू √3/2, 5/2 √3i प्लस 5/2j। और यहाँ पे देखो, तो अब ये तो सबका टेल हुआ है, पहले कुछ दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा इधर एक, तो इधर कितना हो जाएगा 20 cos 60, इधर कितना है 20 sin 60। तो ऐसे मत समझो cos 60 मतलब एंगल का साथ में जो है cos, एंगल का परपेंडिकुलर sin। तो ये कितना हो जाएगा 20 cos 60i माइनस 20 sin 60i और j डायरेक्शन माइनस में, तो माइनस 20 cos 60j। ठीक, और यहाँ पे देखो इसका दो कंपोनेंट किधर आएगा, एक इधर आएगा एक इधर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 10, इधर के डायरेक्शन में कितना 10 sin 45 और ये कितना 10 cos 45। तो इसको क्या लिखेंगे -10 sin 45i प्लस 10 cos 45j। तो फिर कैलकुलेशन करेंगे और कुछ क्वेश्चन करें। इसमें ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज करेंगे हम फिजिक्स में। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँ। सब कंपोनेंट पर मैं लिखूं चार क्वेश्चन दे रहा हूं। सबको कंपोनेंट फॉर्मेट में लिखो। 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, करो आराम से। अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला क्या, इस पॉइंट में तो पैरेलली हमको शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि हमारा टेल क्या होना चाहिए, इस पॉइंट में होना चाहिए। इसको ऐसे पैरेलली शिफ्ट करो सीधा सीधा। तो ये 60 डिग्री है तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये 60 हो जाएगा।
तो ये है ई और इसका मैग्नीट्यूड कितना 20 है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 20 cos 60, इधर वाला क्या हो जाएगा 20 sin 60। तो इसको क्या लिखेंगे हम 20 cos 60i प्लस 20 sin 60j। बाकी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब सेकंड वाला देखो ये है, तो ये ऐसा है, इसको ऐसे बढ़ा दो क्योंकि हमको क्या टेल ओरिजिन में होना चाहिए। और एक तरीका है जिसमें क्या करेंगे, शिफ्टिंग करना नहीं पड़ेगा बट ऐसा करना सीखो पहले, फिर बाद में करेंगे। ये 60 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये कितना 10, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 10 cos 60, इधर वाला कितना हो जाएगा 10 sin 60। तो इसका वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे 10 sin 60 क्या माइनस एक्स में, तो माइनस 10 sin 60i प्लस 10 cos 60j। तो दो हो गया। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या करेंगे, अब इसको शिफ्टिंग करना है, इसका आरएमआर कैसे है, तो इसको मैं पहले ऐसे शिफ्ट करता हूँ, तो ये 30 है तो ये 30 है, इसी पॉइंट में कर सकते हो डायरेक्टली। अगर इस पॉइंट टेल हो गया ऐसे बना लो, मतलब जिस पॉइंट में टेल है उसी पॉइंट में दो परपेंडिकुलर लाइन बनाना पड़ता है, ऐसे ऐसा ऐसे। तो ये कितना 10 है, ये कितना हो जाएगा 10 cos 30, ये कितना 10 sin 30। तो इसको क्या लिखेंगे देखो 10 sin 30i प्लस 10 cos 30j। ठीक है। अब इस पार्ट में देखो, ये तो टेल नंबर पहले से ही है यहाँ पे, तो इसको दो लाइन में बना दो ऐसे। क्या बनाएंगे ऐसे, और इधर है तो ये 10 है तो इधर कितना लगेगा 10 cos 30, ये कितना 10 sin 30। तो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा देखो, तो इसको क्या लिखेंगे 10 sin 30i और नीचे कितना है माइनस 10 cos 30j। तो ये हो गया कंपोनेंट फॉर्मेट में। और 2 दिन करो, प्रैक्टिस करेंगे, आज सिर्फ कंपोनेंट का प्रैक्टिस करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट क्लास कंपोनेंट के कैसे एडिशन करेंगे, एक वेक्टर एडिशन में मैंने एक बताया था एडिशन टू कंपोनेंट मेथड, वो नेक्स्ट क्लास करेंगे। बट आज कंपोनेंट निकालना क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं 1-2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ। इसी में ले रहा हूँ सब कुछ, देखो तो तुम्हें लिखना है कि ए वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्मेट में, बी वेक्टर को कंपोनेंट में, सी वेक्टर को कंपोनेंट में। लिखो, ट्राई करो। देखो मैं कर रहा हूँ।
हो गया बहुत सारे बच्चों का, तो कर लेते हैं इसको। देखो ए में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक टेल ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, तो इसको ऐसे बना देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 10 cos 30, ये कितना हो जाएगा 10 sin 30। तो ए के लिए क्या लिखेंगे 10 cos 30 कितना नेगेटिव एक्स में, तो -10 cos 30i प्लस 10 sin 30j। ठीक, अब बी का देखो, बी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, शिफ्टिंग करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा डायग्राम बना लेता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा। सपोज मैंने बी को ऐसा था, बी 30 डिग्री, और मैंने शिफ्ट कर दिया बी को ऐसे शिफ्ट कर दो डायरेक्टली बस। ये 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30। तो यहीं पे बना लेते हैं 2, पूरा ओरिजिन को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बना दोगे तो हो जाएगा 2। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 10 cos 30, ये लेंथ कितना 10 sin 30। अब देखो 10 cos 30 कौन से डायरेक्शन में है, नीचे, पर डायरेक्शन क्या है ऊपर के डायरेक्शन में। ऊपर क्या होता है जे क्या होता है, और ये नेगेटिव होता है, तो इसमें क्या लिखेंगे -10 sin 30i प्लस 10 cos 30j। कंफ्यूजन मत हो क्योंकि ये नीचे है उसका मतलब ये नहीं, डायरेक्शन ऊपर है तो जे क्या होगा, नहीं डायरेक्शन नीचे है तो -j क्या होता। ठीक है, अब इसमें देखो, इसको मैं यहीं पे कर लेता हूँ, इसको ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा, ये 45 है तो ये कितना है 45 डिग्री। तो इधर एक कंपोनेंट आएगा और एक कंपोनेंट कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो क्या लिखें, इधर वाला कितना 10 cos 45, ये कितना 10 sin 45। तो सी को क्या लिखेंगे, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो -10 cos 45i -10 sin 45j। तो ये हो गया वेक्टर कंपोनेंट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 2-3 क्वेश्चन और दे रहा हूँ कंपोनेंट का, प्रैक्टिस करो घर में। अगर चेक करना है तो मेरे को मैसेज कर दो, मैं चेक देख के बता दूंगा सही है गलत है। ठीक है, मैं 2-4 क्वेश्चन और दे रहा हूँ होमवर्क। ये x है, ये y है, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, सबको कंपोनेंट में लिखना है ABC और PQ1। ट्राई करो और करके मेरे को भेज देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। पहले कंपोनेंट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, तो फिर उसके बाद कंपोनेंट में एडिशन सीखेंगे। नहीं तो अगर ऐसे एडिशन सीखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहले कंपोनेंट में ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ इसीलिए कि कंपोनेंट अगर गलती नहीं होगा तो बाकी फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास एडिशन थ्रू कंपोनेंट मेथड पढ़ेंगे।